अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लोदी वंश। जानेंगे लोदी वंश एक्चुअली क्या कुछ कहानी है। इसको अच्छे से आप लोग सुनेंगे। एक दो बार वीडियो सुनिएगा, पूरा कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इसे दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कहा जाता है, ठीक ना। 1451 से लेकर के 1526 तक यह वंश भारत के गद्दी पे शासन करती है। और पानीपत की जो फर्स्ट लड़ाई है उसके तक यह वंश, मतलब पानीपत के फर्स्ट लड़ाई तक लोदी वंश का राज होता है। लेकिन जब पानीपत का फर्स्ट लड़ाई बाबर जीत जाता है, उसके बाद मुगल वंश भारत में आ जाता है और लोदी वंश क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इस वंश में मूल रूप से तीन ही शासक देखने को मिलेंगे। पहला का नाम बहलोल लोदी, ठीक ना, जो कब से कब तक शासन किए थे, 1451 से लेकर के 1489 तक, मतलब 1489 तक। दूसरा सिकंदर लोदी, 1489 से लेकर के 1517 तक। यह इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में उभर के आया, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बाद उसका दो पुत्र था, ठीक ना। पहला का नाम जलाल खान, दूसरा का नाम इब्राहिम लोदी। तो सिकंदर लोदी एक खुद इंपॉर्टेंट शासक था ये लोदी वंश का। तो जो आपका जलाल खान था, ठीक ना, जलाल खान को सिकंदर लोदी जौनपुर वाला क्षेत्र दिए, ठीक। ये अपना खुश हो गया लेकर के, ठीक ना। दूसरा इब्राहिम लोदी, इसको दिल्ली में शासन करने का मौका दिए, ठीक ना। दिल्ली वाला क्षेत्र इब्राहिम लोदी को दिए, क्योंकि इब्राहिम लोदी इसका बेटा जो था ज्यादा हुनहार तेज तर्राक था, ठीक। जो 1517 से लेकर के 1526 तक दिल्ली के गद्दी पे शासन किया, क्या नाम था इसका, इब्राहिम लोदी, और शासन किया। हालांकि मूल रूप से इस वंश का तीसरा शासक इब्राहिम लोदी को ही माना गया है, क्योंकि इससे पहले सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी शासन किए, और तीसरा शासक इब्राहिम लोदी को ही माना गया है, क्योंकि इस वंश के लिए काफी कुछ काम इब्राहिम लोदी ने किया है। और इसका जो भाई था जलाल खान, उसको जौनपुर का क्षेत्र दिया। जलाल खान को जौनपुर, जौ से जलाल, जौ से जौनपुर, याद रखिएगा, कंपटीशन में अगर सवाल आएगा तो बना लीजिएगा, ठीक ना। अब हम देखते हैं जो इब्राहिम लोदी थे, वो जौनपुर का तो उनको क्षेत्र मिला नहीं, और जिनको जौनपुर का शासन मिला, तो उसका चर्चा ज्यादा है ही नहीं। इतिहास जब आप पढ़िएगा अच्छे अच्छे बुक, तो जलाल खान वैसा कोई खास राजा था ही नहीं, कोई इसका बड़ा नाम था ही नहीं, तो इसका कोई खास चर्चा नहीं है। अब हम एकाएकी करके हर एक राजा के बारे में पढ़ते हैं। पहले बहलोल लोदी के बारे में, जो 1451 से लेकर के 1489 1489 तक शासन किए। वह बहलोल शाह गाजी के उपाधि के साथ दिल्ली के गद्दी पर बैठ गए, ठीक ना। और उसने एक बहलोल सिक्का भी चलाया, जो कि काफी प्रसिद्ध हुआ, ठीक, बहुत प्रसिद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में अकबर के आने से पहले, समझिए बाबर तो आ गया, बाबर का बेटा कौन है, अकबर है, ठीक ना। बाबर का बेटा हिमायू, हिमायू के बाद अकबर, मतलब अकबर के आने से पहले जो व्यापार में सिक्का उपयोग किया जाता था ना दिल्ली वाला क्षेत्र में, वह बहलोली सिक्का ही उपयोग किया जाता था। इतना ज्यादा दिन तक यह बहलोली सिक्का चला, कोई डाउट। अब हम देखते हैं, बहलोल लोदी के बाद इस वंश का जो सर्वश्रेष्ठ प्रतापी शासक बन के आए, उनका नाम था सिकंदर लोदी। और बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे। कितना पुत्र थे, 9 पुत्र, ठीक। तो 9 में से जो तीसरा वाला पुत्र था, उसका नाम था बचपन का निजाम खान, और यही निजाम खान बड़ा होकर के बनता है सिकंदर लोदी, ठीक। और जो सिकंदर लोदी काफी महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक रहा है लोदी वंश का, यही बड़ा होकर के बनता है सिकंदर लोदी, जो निजाम खान का नाम का बच्चा। 9 पुत्र में से तीसरा नंबर का पुत्र निजाम खान था, और यही बड़ा होकर के बनता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी अपने शासन काल में कई सफल प्रयोग किया, कई युद्ध भी जीता, और उसने अपने साम्राज्य को एक महत्वपूर्ण व्यवस्था, एक मजबूती देने का प्रयास किया। चलिए देखते हैं कि सिकंदर लोदी ने क्या कुछ सफल प्रयोग किया, आखिर क्या कुछ किया जिसे सिकंदर लोदी का नाम इतिहास में बहुत ज्यादा है।
तो आज के डेट में जो आप आगरा शहर देखते हैं दिल्ली में, जहाँ ताजमहल है, जो आगरा शहर की स्थापना किया था वो सिकंदर लोदी के द्वारा ही 1504 ईस्वी में किया गया। सबसे बड़ी बात ये हो गई सिकंदर लोदी के लिए कि जो 1504 में आगरा को राजधानी 1504 में जो आगरा का स्थापना किया था वो 1506 में उसी को राजधानी भी बना दिया। अब दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित करके क्या हो गया, आगरा ले आया। पहले उसकी राजधानी क्या थी, दिल्ली थी। कृषि विभाग को भी जो सिकंदर लोदी है ना, काफी महत्वपूर्ण रूप से लिया, मतलब बहुत ज्यादा विकास कृषि विभाग में सिकंदर लोदी करवाया। इसलिए सिकंदर लोदी को काफी महत्वपूर्ण शासक देखा गया है लोदी वंश का, ठीक ना। क्योंकि कृषि विभाग को भी बहुत ज्यादा स्तर पे विकास दिया, भूमि को नपवाता था और नपवा के टैक्स लेने का काम करता था। किसान भाई को भूमि देता था, बदले में टैक्स लेता था उससे, ठीक ना। गज ए सिकंदरी एक स्केल बनाया, उससे भूमि को नापता था और नपवा के एक्यूरेट टैक्स सिकंदर लोदी कलेक्ट करता था। एक चीज सिकंदर लोदी के बारे में याद रखिए, सिकंदर लोदी जो था वो बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था, इसीलिए उसने फारसी भाषा में कविता भी लिखा। और वह जो जो भी कविता लिखता था वह एक ही नाम से प्रकाशित करता था। उसका कविता का एक निक नेम होता था, समझ रहे हैं ना, उपनाम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, उपनाम। वह एक ही नाम से अपना सभी कविता को प्रकाशित करता था और वह नाम था गुलरुखी, नाम से प्रकाशित होता था कविता, ठीक ना। गुलरुखी नाम से ही कविता को क्या करता था, प्रकाशित करता था। कौन, सिकंदर लोदी। जो भी कविता लिखता था उसको गुलरुखी नाम से ही प्रकाशित करता था और बहुत फेमस होता था उस वक्त सिकंदर लोदी का लिखा हुआ या फारसी कविता, ठीक। दूसरा चीज सिकंदर लोदी के बारे में इंपॉर्टेंट जो है, इसने धर्म को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग चलाया। जैसे मुस्लिम में एक फेस्टिवल होता है ना, आप सुने होंगे कि तजिया निकालने का एक प्रथा होता है मुस्लिम में, तो उसको इसने बंद करवा दिया, बोला कि ये तजिया वगैरह निकालने का प्रथा बंद करो। दूसरा चीज, मुस्लिम फीमेल जो पीर के स्थान पे जाती थी, तो मुस्लिम फीमेल को भी पीर स्थान पे जाने से सिकंदर लोदी रोक दिए, बोले मुस्लिम महिला जो है वो पीर वगैरह के स्थान पे नहीं जाएगी। और हिंदू के साथ भी कोई ऐसा नहीं कि मुस्लिम के साथ अगर तजिया बंद करवाया तो हिंदू को छोड़ दिया, हिंदू हिंदू को मूर्ति को तोड़वा दिया। बहुत बड़े बड़े मूर्ति जो भगवान लोगों का था ना हिंदू का, उसको तोड़वा करके, जो हमारी देवी का मूर्ति था, हमारे बहुत देवता का मूर्ति था, उसको तोड़वा करके ये सिकंदर लोदी कसाई को दे दिया तोड़ने। इसको ये बोलता था कि हमको ये मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं है, ठीक ना। बोलता था ये सबसे कुछ नहीं होता, ये सब तुम लोग ड्रामा करते हो, कोई भगवान वगैरह नहीं होता है। इसको तोड़वा तोड़वा के कसाई को दे दिया और कसाई को कहता था कि तुम इस मूर्ति जो दिए हैं तुमको, इससे तुम मांस तोलो, मीट तोलो। कसाई बड़े आराम से एकदम मीट वगैरह तोलता था उसी मूर्ति के टुकड़ा से। समझिए कितना बेइज्जती कर रहा है हिंदू के देवी देवताओं के साथ ये सिकंदर लोदी। और इसी इतिहास को हम लोग पढ़ करके आज आईएएस बन रहे हैं। कैसा खराब हमारा ये एजुकेशन हो गया है, ठीक ना। इस तरह से उसने हिंदू मुस्लिम को, दो धर्म को एकदम बैलेंस करने का प्रयास किया, ना तो हिंदू को बहुत सपोर्ट और ना ही मुस्लिम को बहुत ज्यादा सपोर्ट। ऐसा नहीं कि वो हिंदू मुस्लिम को पकड़ के रखता था, दोनों अलग अलग अपने जगह है और दोनों पर ही शासन करता था दबा के, ठीक ना। एकदम बैलेंस करने का क्या किया, ये प्रयास किया। और इनको जो सही नहीं लगता था उसको यह बंद करवा देता था, थोड़ा सा डिक्टेटरशिप टाइप का शासन करता था। फिर भी इतिहास में यह लोदी वंश का प्रमुख और एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में आया, देखा भी गया। अब हम आते हैं इस वंश का अंतिम शासक, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी को देखेंगे, ठीक ना। इब्राहिम लोदी के बारे में जो भी कहानी जानेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका शासनकाल जो है ना, बाबर का आक्रमण होता है, फिर जाकर मुगल वंश स्थापना हो जाता है। और जैसे ही बाबर अटैक करता है, इब्राहिम लोदी स्पॉट डेथ मर गया और इब्राहिम लोदी हट गया और बाबर आ जाता है, ठीक ना। 1518 ईस्वी में एक तोखली का युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया और राणा सांगा जीत गया, ठीक। ये तोखली का युद्ध भी इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट है। राणा सांगा क्या हुआ, जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। इससे भी इब्राहिम लोदी की पोल खुल गई थी, जब बाबर अटैक कर रहा था ना,
तो पोल खुल गई थी कि इब्राहिम लोदी क्या है, काफी कमजोर है। तो समझ लीजिए मोटा मोटी इसका क्या हुआ, पोल खुल गया। इब्राहिम लोदी क्या है भाई साहब, एडिट लगता है इसमें ऐड लग गया, ठीक ना। जब राणा सांगा अटैक किया किस पे, इब्राहिम लोदी पे, क्या किया, अटैक किया, तो इब्राहिम लोदी की पोल खुल गई कि इब्राहिम लोदी उतना मजबूत शासक नहीं है, क्योंकि इसने राणा सांगा से हार चुका है। और बाबर को जब यह बात पता चला, जब राणा से इब्राहिम लोदी हार सकता है तो ये हमसे भी हार सकता है, और उसका मनोबल और बढ़ गया, ठीक। और मौका देखकर बाबर ने अटैक किया, और पानीपत के क्षेत्र में इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को, ये डेट भी पूछता है। और इसमें इब्राहिम लोदी जो है वह स्पॉट डेथ कर गया, और बाबर के, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जबरदस्त लड़ाई हुई थी। और इब्राहिम लोदी जो है सल्तनत काल के लास्ट शासक, अंतिम शासक के रूप में साबित हो गया, ठीक ना। यह युद्ध के बाद जो सल्तनत कालीन का शासक चल रहा था, यह लास्ट शासक के रूप में क्या हो गया, साबित हो गया, ठीक ना। न केवल लोदी वंश समाप्त हुआ, बल्कि पूरा सल्तनत कालीन ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, सिकंदर लोदी के बाद दो भाई अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना शासन करने लगे। जलाल खान जौनपुर वाला क्षेत्र में चला गया, और इब्राहिम लोदी दिल्ली वाला क्षेत्र में। याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी बहुत लालची था, बहुत ज्यादा लालची। इब्राहिम लोदी चाहता था वह जौनपुर पर भी खुद शासन करने लगे। क्या करने लगे, जौन पर भी खुद शासन करने लगे, ठीक ना। बहुत ज्यादा लालची था। हालांकि उलेमा और अमीर के मदद से बंटवारा तो दोनों भाई के बीच में हो गया था, लेकिन ये लालची इब्राहिम लोदी चाहता था अपने लालच के वजह से कि जौनपुर भी मेरा ही हो जाए, जलाल खान को कुछ नहीं थे। सोचिए, अपने भाई के बारे में ये ऐसा सोचता था, ठीक ना। और इसके इतना लालच बढ़ गया था कि इससे उलेमा लोग जो बंटवारा किया था, अमीर लोग, ये सब भी इससे ना खुश था, मतलब खुश नहीं था। अमीर लोग भी इसका विरोध करता था इसके लालचपन से। तो इब्राहिम लोदी जो है, अमीर हो गया, धार्मिक गुरु हो गया, उलेमा हो गया, इन लोग का बातें मानना छोड़ दिया। काहे कि इब्राहिम लोदी को खुद गुस्सा पड़ता था कि जो हम अपना भाई से जमीन हड़पना चाहते हैं, आई उलेमा हो गया, अमीर हो गया, ये सब। उलेमा एक मुस्लिम का धार्मिक गुरु होता है। उलेमा हो गया, अमीर हो गया, इसके विरोध में हमेशा लड़ जाते हैं धार्मिक गुरु सब। अमीर लोग इब्राहिम लोदी के ही अगेंस्ट में बात करने लगते हैं। इब्राहिम लोदी जो है ना, चिड़चिड़ करता था ये लोग से। और जो धार्मिक गुरु और बहुत महान पहले माना जाता था, इनका बातें मानना इब्राहिम लोदी छोड़ दिया। बोला कि धत तेरी की, मेरा साथ ही नहीं देता तो क्या इसका बात माने, कुछ बातें नहीं मानता था। कुछ भी कहता था ना धार्मिक गुरु, और कुछ नहीं मानता था ये बात, ठीक ना। बोलता था जाओ तुम जलाल के पास जाओ, तुम खाली जलाल खान का पक्ष लड़ते हो, ठीक ना। और कुछ बातें नहीं मानता था। इस वजह से अमीर लोग, धार्मिक गुरु लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, ठीक ना। सब लोग इब्राहिम लोदी को भगाने के बारे में एकदम प्लानिंग करने लगा, इतना गुस्सा हो गया वो लोग। बहुत सोचा कुछ करते हैं इसको, कैसे करके हम भगाएं। तो अमीर, उलेमा, धार्मिक गुरु ये सब मिल करके बाबर को न्योता देने के लिए चले गए कि बाबर भैया आइए और इब्राहिम लोदी को परास्त करिए, हराइए, और हम लोग आपका अंदर रूप से, मतलब आंतरिक रूप से आपको सहायता देंगे, ठीक ना। तो हराइए आकर के, बाबर का भी मनोबल बढ़ा दिया। और बाबर को बोला कि आप हरा सकते हैं, जब हम लोग आपको अंदर रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा सारा सैनिक आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप आराम से इब्राहिम लोदी को हरा दीजिएगा, और हमको इससे मुक्ति मिल जाएगा। ये जो इब्राहिम लोदी है, पागल कर दिया हम लोग को। और निमंत्रण जो है आलम खान, अब यही लेकर के बाबर के पास गया था। अब आप सोचेंगे ये आलम खान को नया नाम टपक गया है, तो कोई नया नाम नहीं है, इब्राहिम लोदी का अपना चाचा है, जो कि इब्राहिम लोदी के नेचर से काफी परेशान था। इब्राहिम लोदी के बारे में सोचा, जो अपना भाई का एकदम अपना नहीं है, वो हम लोगों का क्या होगा। जलाल खान को जो जमीन उनके पापा जौनपुर दिए थे, उसको भी लूटना चाहता है। मतलब इब्राहिम लोदी कितना खराब लड़का है। तो लोग चाहता थे कि इब्राहिम लोदी हट जाए। दौलत खान भी एकदम गुस्सा करके गए बाबर को न्योता देने के लिए। ये दौलत खान खैर खुद शासन करते थे पंजाब वाले क्षेत्र पर, वहां पर खुद ये राजा थे, ठीक ना। दौलत खान लोधी इनका पूरा नाम है। ये चाचा थे किनके, इब्राहिम लोधी के। ये भी न्योता देने के लिए चले गए। सोचिए, अपने भतीजा से कितना नफरत करने लगे।
दिए नोएता। और निमंत्रण पाकर बाबर भी सोचा, अगर मैं भारत पर शासन करना चाहता हूँ तो हमको कुछ सहयोगी भी मिल गए, और मिल ही गए, चाचा वगैरह सब चले गए थे इब्राहिम लोदी के घर से, ठीक ना। तो समझ लीजिए कि कितना ज्यादा मौका मिल गया इब्राहिम मतलब बाबर को अटैक करने का। और हालांकि पानीपत का क्षेत्र में जो युद्ध हुआ, काफी रोमांचक युद्ध था, युद्ध इंटरेस्टिंग था, और युद्ध काफी देर तक चला भी, ठीक ना। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाबर खुद बहुत पावरफुल था। कहा जाता है कि बाबर के सीना, मतलब सीना नहीं सेना, बाबर का जो सेना था वो बहुत छोटा था, ठीक ना। इब्राहिम लोदी का सेना बहुत ज्यादा ताकतवर भी था और बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में थी, कुछ 12-13 हजार का सेना ही बाबर के पास था, और इब्राहिम लोदी के पास 1,00,000-2,00,000 से ऊपर का सेना था, ठीक ना। तो इब्राहिम लोदी का कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई था, बट बाबर के पास मात्र बहुत कम सेना थे। लेकिन हाँ, बाबर के पास एक तोप चलाने के लिए तोपची था, बहुत एक्सपर्ट था, ठीक। और दो दो एक्सपर्ट था, एक तोप चलाने के लिए तोपची था, एक बंदूक चलाने के लिए उस्ताद था, ठीक ना। दो एक्सपर्ट बाबर का सेना को, मतलब बाबर का सेना में जो दो एक्सपर्ट था, एक बंदूक चलाने वाला, एक तोप चलाने वाला, एक बहुत एक्सपर्ट था, इसलिए बाबर का मनोबल भी हाई था, ठीक ना। बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग किया युद्ध को जीतने के लिए। कौन सा नीति का? तुगलमा नीति का। ये एक ये जो तुगलमा नीति है, ये एक जनजाति, मतलब मिडिल ऑफ एशिया में एक जनजाति इसे अपना कर अटैक करते थे दुश्मनों पर। एक तोपची थे, जिसका नाम तोप चलाने वाला, उसका नाम था उस्ताद अली, और उस्ताद मुस्तफा, ये एक ये बंदूक बंदूक चलाते थे, एक तोप चलाते थे, ठीक ना। या दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए, और तोप चलाने खैर दोनों को ही आता था, दोनों तोपची भी थे, उसमें एक बंदूक भी चलाते थे, और दोनों बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और युद्ध के मैदान पर अपना पूरा 100% दिया, और इब्राहिम लोदी को युद्ध के मैदान पर ही मार गिराया। इस लड़ाई के बाद सल्तनत काल समाप्त हो गया, और मुगल वंश की क्या हो गई? स्थापना हो गई, ठीक ना। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे आप मुगल वंश, एकदम एक एक करके खत्म करेंगे। और मुगल वंश में जो बाबर 1526 में आता है, 1530 तक शासन करता है, क्या कुछ कहानी रही, मुगल वंश कैसे भारत में जन्म हुआ, मुगल वंश का एक्चुअली मुगल आया कहाँ से था भारत में, बाबर की क्या कहानी रही, आखिर बाबर भारत में ही क्यों शासन करने लगे, क्या हुआ, भारत अपने फरगना वाला क्षेत्र में शासन नहीं करते थे, सब कुछ आपको डिटेल में अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि मेरा जो भी सीरीज चल रहा है वह चैप्टर वाइज चल रहा है। चलिए, मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए, हर एक सीरीज को देखिए, हमारा ट्रिक वाला वीडियो, हमारा स्टोरी वाला वीडियो देखिए, इससे आपको अपने गवर्नमेंट एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है क्वेश्चन बनाने में। चलिए, आज के लिए इतना ही।